हेलो एवरीवन, कैसे भाई। जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं आलोक तेवतिया डिस्कस करने वाला हूं एसएससी सीजीएल का जो मॉक एक प्रयास के ऑफलाइन क्लासेस में कंडक्ट किया गया। उस मॉक टेस्ट में जो इंग्लिश सेगमेंट है उस सेगमेंट को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और यहाँ पर आपका टेस्ट नंबर थर्ड गिवन है। तो टेस्ट नंबर जो थर्ड है उसमें जो इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन के बेस पर ये आप फाइंड आउट कर पाएंगे, ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपने कहां पर गलतियां की जिसके वजह से आपके कुछ मार्क्स कट गए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने गिवन है। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को जैसे ही आपने ओपन किया तो आपको क्या लगा कि यहां पर एक क्लोज टेस्ट गिवन है। जनरली क्लोज टेस्ट को स्टूडेंट ये कहता है कि बहुत टफ होता है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं कि सबसे पहले क्लोज टेस्ट को गो थ्रू कीजिए, वो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। देन उसके बाद उसकी साइंस को फाइंड आउट कीजिए और फिर कोशिश कीजिए कि जो ऑप्शंस गिवन है उन ऑप्शंस को करेक्ट करने, मतलब उन ऑप्शंस को ऑप्ट करने की कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट आंसर हो सकता है। वो अकॉर्डिंग टू द पैसेज होना चाहिए, है ना। तो यहां पर अगर इस पूरे गो थ्रू करते हैं इस पूरे के पूरे पैसेज को, तो वो कहता है कि ह्यूमन बीइंग हैव थ्री बेसिक नीड्स: फूड, शेल्टर एंड डैश। All of these requirements can be met satisfactorily only if only individual have money, and for earning this money the individual must be employed, that is have a oblique n profession. There are a lot of people throughout the globe who have been unable to obtain a job as a direct. They have a oblique n dash amount of income, and unemployed is the term used to describe this condition of joblessness. यहां पर आपका एक क्लॉज टेस्ट प्रॉपर तरीके से गिवन है। इस क्लॉज टेस्ट को करेक्ट करने की हम लोग यहां पर कोशिश करते हैं। अब देखिए कोशिश क्या, इसको करेक्ट ही करेंगे। ह्यूमन बीइंग हैव थ्री बेसिक नीड्स। आपको पता है एक मूवी आई थी कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान। बहुत पुरानी मूवी है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी का मतलब है फूड, मकान मीन्स शेल्टर, और कपड़ा मीन्स क्या होता है, क्लोथिंग। तो यहां पर आदमी को जो बेसिक नीड्स की रिक्वायरमेंट है वो थ्री है। एक फूड है, एक शेल्टर है, और देन उसके बाद में क्या है, क्लोथिंग है। वेरी सिंपल। ऑल ऑफ दिस रिक्वायरमेंट can be met satisfactorily only if only individual have money, and for earning this money the individual must be employed. Obviously जब मनी की रिक्वायरमेंट होती है और मनी को अर्न करना चाहते हैं तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट तो जरूर होती है ना। दैट इज हैव ए ऑब्लिक एन। और 77 में देखिए क्या हो सकता है, प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन, किस टाइप के प्रोफेशन की बात कर रहा है। एक ऐसा प्रोफेशन जो आपको सूट करता है, जिसके बेस पर आपकी अर्निंग हो सकती है, जिसके बेस पर आपकी तीन चीजें फुलफिल हो सकती हैं, रोटी कपड़ा और मकान। तो वह प्रोफेशन आपका कौन सा हो सकता है, ऑथोरिटेटिव हो सकता है, डिसेंट हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है, या सूटेबल हो सकता है। ऑब्वियसली जिसके बेस पर आप मनी अर्न करना चाहते हैं वो पर्सन, वो प्रोफेशन आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो दैट टाइप ऑफ प्रोफेशन इज कॉल्ड सुटेबल प्रोफेशन। देन उसके बाद 78 यहां पर गिवन है। देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल थ्रू आउट द ग्लोब हु हैव बीन अनेबल टू ऑब्टेन अ जॉब। तो यहां पर उसने कहा कि राइटफुली, रिग्रेसिवली, रिप्रेसिवली और रिग्रेटेबली यहां पर गिवन है। तो यहां पर जब उसने कहा कि देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल थ्रू आउट द ग्लोब who have been unable to obtain a job, इसका मतलब है कि यहां पर ये जो सेंटेंस है इसकी सेंस कैसी आ रही है, नेगेटिव है। अनेबल टू गेट अ जॉब, इट मीन्स वहां पर कहीं ना कहीं मैं किसकी बात करूंगा, रिग्रेट की बात करूंगा। तो ऑब्वियसली यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, रिग्रेटेबली होना चाहिए, ना रिप्रेसिवली, ना रिग्रेसिवली, ना राइटफुली होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ को।
जब नेक्स्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं तो आगे देखिए, अब उसने कहा कि ऐसे डायरेक्ट दे हैव ए ऑब्लिक एन amount of income and unemployed is the term used to describe this condition of joblessness. इसका मतलब ये हुआ कि here we are talking about situation, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कंडीशन कैसी है, जॉबलेसनेस की है। इसका मतलब है कि जब उसके पास जॉब नहीं होगी तो इसका मतलब है कि वो एम्प्लॉयड नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वो अनएम्प्लॉयड है, और अनएम्प्लॉयड के केस में जो अमाउंट होता है वो बहुत एक्सेस में नहीं होता है। तो यहाँ पे अटैक होगा, कॉन्सिक्वेंसेस होगा, सीक्वेंस होगा, कॉन्फ्रंटेशन यहाँ पर होगा। एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है कि बेसिकली उसका इंपैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है, इट मीन्स उसका रिजल्ट क्या होने वाला है ना। दे हैव ए ऑब्लिक एन, तो यहाँ पर एक वर्ड यूज कर सकते हैं जिस वर्ड को क्या कहा जाता है, मीगर। और मीगर का मतलब होता है टू very small amount of money, very small amount of money, that means होता है मीगर। तो यहां पर मीगर की बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर ये हो जाता है। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट यहां पर एक प्रोसेस नहीं है ना। अब आगे की बात करते हैं, अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। उसने कहा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस फाइंड आउट द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा एक टाइपिंग प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पर ये बेसिकली जो 82 है इसको यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि इसमें ये 82 जो है वो टाइपिस्ट ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप कैंसिल करें, है ना। और जो 81 है उसके बारे में आप मुझे बताएंगे कि करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर क्या होने वाली। 82 को आप कैंसिल कर लीजिए, है ना। ये मार्क यहाँ से जो इसमें ये थोड़ा सा टाइपिस्ट ने ठीक नहीं किया। 81 के बारे में बताइए कि करेक्ट स्पेलिंग किस ऑप्शन में आपको लगता है। द करेक्ट स्पेलिंग इज कॉल्ड रियोरेंट, REORIENT, रियोरेंट। और इसको आप कैंसिल कर लीजिए 82 को, ये टाइपिंग एरर है बेसिकली। अब आते हैं 83 पर। अब उसने कहा कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन। इसका मतलब है कि यहां पर मुझे एंटेनिम की बात करनी पड़ेगी। यहां पर मुझे किसकी बात करनी पड़ेगी, एंटेनिम की बात करनी पड़ेगी। उसने कहा कि TWEAK, क्विक वर्ड यहां पर गिवन है, उसका पिंच यहां पर है, प्लक यहां पर गिवन है, रिफाइन यहां पर गिवन है, और पुट इन यहां पर आपका गिवन है। आपको पता है कि जो ट्विक वर्ड होता है, इस वर्ड का जो सिनोनिम होता है वो आपका क्या होता है, प्लक होता है। प्लक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को पुल कर देना, है ना। जब सडनली किसी भी चीज को आप पुल करते हैं तो उसे प्लक कहा जाता है। और प्लक के लिए एक वर्ड और भी ऑप्ट किया गया है, और दैट वर्ड इज कॉल्ड ट्विक। तो यहां पर इस वर्ड का सिनोनिम या इस वर्ड का मीनिंग यहां पर क्या गिवन है, आपका प्लक गिवन है, पिंच, रिफाइन और पुट इन। इसका मतलब है कि यहां पर इसको सिनोनिम है। इसका अपोजिट मुझे बताना है। क्विक का अपोजिट क्या होता है, क्विक का अपोजिट होता है पुट इन होता है। पुट इन का मतलब है कि जहां पर चीजें कैसी होती हैं, आपकी फिक्स होती हैं, तो उसे पुट इन कहा जाता है। और जहां पर जो चीजें सेपरेट हो जाती हैं उसको प्लग कहा जाता है। तो ऑब्वियसली इस वर्ड का जो अपोजिट यहां पर गिवन है दैट इज कॉल्ड आपका पुट इन। उसके बाद नॉड, नॉड तो आप लोग जानते हैं, नॉड, यस यस नो है, तो नॉडिंग हो रही है ना। तो जल्दी से आप रिप्लाई करके बताइए कि इसका अपोजिट यहां पर क्या होने वाला है। अच्छा, इसका सिनोनिम बताइए क्या हो सकता है। नॉट का जो सिनोनिम होता है वो बो होता है ना। इसका अपोजिट बताइए क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। इसका अपोजिट होता है वीक अप, और वीक अप मीन्स क्या होता है मेरे बच्चे, रिजेक्शन। वीक अप का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, रिजेक्शन होता है। जब आप किसी को रिजेक्ट कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, वीक अप कहते हैं। और जब किसी को यस करते हैं
या किसी भी बात पे आप सहमत होते हैं तो वहां पर हम लोग नॉड की बात करते हैं। तो नॉड का अपोजिट आपका वीकअप होगा और नॉड का सिनोनिम आपका क्या होगा, वो होगा। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ को। अब देखिए स्टारवेशन यहां पर गिवन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन, यहां पर गिवन है। अब उसने कहा कि स्टारवेशन, स्टारवेशन के बारे में तो आप लोग जानते हैं। स्टारवेशन का सीधा सा कंसेप्ट होता है कि जहां पर लैक ऑफ फूड की बात करते हैं, जहां पर फूड की कमी होती है, जहां पर फूड सफिशिएंट नहीं होता है, वहां पर स्टारवेशन की बात करते हैं। तो इस वर्ड का सिनोनिम यहां पर क्या हो सकता है, जल्दी से रिप्लाई करके आप मुझे बताएंगे। इसका मतलब होता है कि देर इज नो इनफ फूड। स्टारवेशन का मतलब होता है कि जब आप सफर करते हैं, इट मीन सफरिंग। और सफरिंग का मतलब होता है कि एक्चुअली देर इज नॉट इनफ फूड, जहां पर नॉट इनफ फूड, नॉट इनफ, जिसे लैक ऑफ फूड कहते हैं। इसका सिनोनिम यहां पर क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम होता है फेमाइन। फेमाइन का मतलब भी लैकिंग होता है। यानी उसके बाद 86 यहां पर गिवन है फ्लॉड, FLAWED, फ्लॉड। फ्लॉड मीन्स क्या होता है मेरे बच्चे? फ्लॉड मीन्स क्या होता है, बताइए, जल्दी से बताइए भैया। फ्लॉड मीन्स होता है नॉट परफेक्ट। फ्लॉड मीन्स होता है नॉट परफेक्ट। अब क्या इसका सिनोनिम परफेक्ट हो सकता है? क्या इसका सिनोनिम फाइन हो सकता है? यहाँ पे सिनोनिम फ्लॉलेस हो सकता है? फ्लॉलेस का मतलब भी परफेक्शन होता है। तो ऑब्वियसली इस वर्ड का सिनोनिम यहां पर क्या होने वाला है, फॉल्टी होने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट पे 87 पर। अब देखिए सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेट इट बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्राइट ऑप्शन, यहां पर गिवन है। इसका मतलब है कि फिल इन द ब्लैंक्स यहां पर गिवन है। तो आप मुझे बताएंगे कि यहां पर क्या यूज होने वाला है। देवर, फोर, एट, ऑन, अप। जल्दी से रिप्लाई कीजिए और बताइए कि यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। बड़ा सिंपल है मेरे बच्चे। देयर वर ऑन स्टारवेशन, ऑन स्टारवेशन। तो यहां पर हम लोग ऑन प्रपोजिशन लगाएंगे। एट एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए यूज होता है। फोर किसके लिए यूज होता है, जब पर्पस की बात करते हैं, है ना। अप मतलब होता है कि जहां पर सिचुएशंस जो थोड़ा सा इंक्रीज होती है। तो यहां पर स्टारवेशन वेजेस की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहां पर किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज। 88 में क्या कहता है, आई नीड टू पे ऑफ ऑल माई बिफोर आई लीव द कंट्री। इसका मतलब है कि मेरे ऊपर जितने भी डेट्स थे वो सारे के सारे मैं यहां पर क्लियर करके जाऊंगा। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर बेसिकली क्या होता है, इट मींस बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पर आइए। अब 89 में क्या कहता है, शुभम गिल प्रैक्टिस फॉर ऑल डे बिफोर द मैच, यहां पर गिवन है। बहुत बहुत यह है इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। अगर आपको लगता है कि जो पार्ट अंडरलाइन है उस पार्ट को इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, तो आपके ऑप्शंस यहां पर गिवन है। ऑप्शन A, B, C गिवन है। और आपको लगता है कि जो गिवन पार्ट है, जो अंडरलाइन पार्ट है, वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, तो ऑब्वियसली वहां पर एक आंसर आने वाला है, दैट इज कॉल्ड नो इंप्रूवमेंट, है ना। अब यहां पे कहा कि प्रैक्टिस फॉर ऑल डे। आपको पता है कि यहां पर ऑल दो है और डे के साथ में गिवन है, तो ऑब्वियसली यहां पर ये ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि जहां ड्यूरेशन होता है वहां पर फोर का यूज करते हैं। तो क्या यहां पर फोर का यूज करेक्ट है, इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है, क्योंकि जब भी मैं ऑल का यूज करता हूं तो ऑल के साथ में कभी भी फोर का यूज नहीं करेंगे। प्रैक्टिस्ड ऑल डे यहां पर एक करेक्ट एक्सप्रेशन होगा और इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर यहां पर आपका बी होने वाला है। इट मीन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑल के साथ में कभी भी फोर का यूज नहीं करते। रूबी विल रिटर्न माई पेन ऑन नेक्स्ट सैटरडे। देखिए, अगर सैटरडे बेसिकली क्या है आपका, नेम ऑफ डे है बेसिक। इसको क्या कहते हैं, नेम ऑफ डे कहते हैं। अगर नेम ऑफ डे से पहले
बेसिकली हम लोग नेक्स्ट का यूज करते हैं या हम लोग लास्ट का यूज करते हैं, उस केस में कभी भी हम लोग प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे नेक्स्ट या लास्ट गिवन ना हो तो उस केस में सैटरडे से पहले ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर उसने मेंशन किया नेक्स्ट, तो ऑब्वियसली यहां पर ऑन प्रपोजिशन यूज नहीं होगा, और यही रीजन है कि इसका करेक्ट आंसर यहां पर ए होने वाला। आते हैं नेक्स्ट की तरफ को। नेक्स्ट में कहता है कि एक सेंटेंसेस गिवन है, इन सेंटेंसेस में कोई ना कोई एरर होगी अकॉर्डिंग टू द ग्रामर कंसेप्ट। तो उस एरर को फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर होगी। जिस पार्ट में एरर होगी वो पार्ट हमारा करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है। उसने कहा कि वॉक स्लोली लेस्ट यू मे नॉट फॉल। अब देखिए यहां पर उसने कहा कि लेस्ट, अब जानते हैं लेस्ट के बारे में। लेस्ट बेसिकली कैसी सेंस देता है? नेगेटिव सेंस देता है। यही रीजन है कि लेस के बाद में हम लोग नॉट यूज नहीं करते। सेकंड पॉइंट क्या है कि जहां लेस यूज होता है वहां पर हमेशा शुड का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर उसने मे को मेंशन कर दिया, तो इट मीन्स यहां पर किसका यूज होगा? शुड का यूज होगा। तो वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, नो एरर यहां पर होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ? सी। किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, नो एरर यहां पर गिवन है, और आपने कहा कि सर लास्ट के बाद में शुड का यूज करते हैं और शुड गिवन है। लास्ट के बाद जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा, इट मींस नो एरर। आते हैं 93 की तरफ को। 93 में कहता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव्स select the alternative which is the best alternative of the given idioms oblique phrases यहां पर given। उसने कहा कि to become the best one can be। अब इसके मीनिंग के बारे में बताइए कि इसका मीनिंग यहां पर क्या हो सकता है ना। तो मैं कोशिश, जब मैं कम्युनिकेट करता हूं तो मैं सोचता हूं कि आपके साथ कम्युनिकेट करूं, ऐसा लगे कि आप मेरे सामने ही बैठे हुए है ना। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर आपका 93 का अगर करेक्ट होगा तो वो करेक्ट क्या होगा? टू बिकम द बेस्ट वन कैन बी, इट मींस रीच वंस फुल पोटेंशियल। यही तो होगा बेटा बच्चे, क्योंकि बेस्ट यहां पर क्या आ गया? एक सुपरलेटिव डिग्री आ गई। इससे एक सेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो सेंस यहां पर आपकी गिवन है। ठीक है, अब आते हैं 94 पर। The extreme limit of understanding, final frontier, keep up with somebody, a close run thing with a grain of salt यहां पर गिवन है। तो उसने कहा कि द एक्सट्रीम लिमिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है फाइनल फ्रंटियर होता है ना। 94। अब आते हैं 95 पर। अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पीपल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल या कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पीपल। तो माय डियर स्टूडेंट, इसके लिए एक सिंगल वर्ड हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? वो सिंगल वर्ड आपका क्या होने वाला है? सिंबॉलिज्म, हेस्मोनिक, पे या ओरे। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एरे। एरे इज द करेक्ट आंसर। लुकिंग एट एवरी डिटेल, प्रीमाइस, फोरोगोइंग, सस्टेनेबल और सैडल यहां पर गिवन है। लुकिंग एट एवरी डिटेल, तो इट मीन्स जितनी भी डिटेल्स है उसको आपको लुक एट करना है। इट मीन्स थोरो गोइंग यहां पर यूज करेंगे। थोरो गोइंग का मतलब होता है कि जब आप हर एक पार्ट को प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करते हैं तो उसको कहते हैं, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पे। Rearrange the parts of the sentence in correct order. It means here we are talking about jumble sentences, या sentences का अरेंजमेंट या वर्ड्स का अरेंजमेंट। उसके बेस पर आप चीजों को अरेंज करेंगे मीनिंगफुल वे में। मैं चाहता हूं कि आप एक बार गो थ्रू करें, देखें, और फिर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। Sometimes he even prescribed remedies for ailing pets. Raghav owned a small pet shop. He also felt in fish food and bird seed.
ही सोल्ड कैट्स, डॉग्स, बर्ड्स एंड फिश इन हिज शॉप। यहां पर आपका गिवन है ए बी सी डी में से क्या अरेंजमेंट हो सकता है यहां पर। ये देखिए, सबसे पहले एक बात देखिए कि अगर इन पार्ट्स को आप अरेंज करते हैं तो यहां पर आपका ही गिवन है, यहां पर भी ही गिवन है, और यहां पर भी ही गिवन है। दैट मीन्स ये प्रोनाउन गिवन है, और यहां पर जो राघव है ये आपका नाउन गिवन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी पैराग्राफ की स्टार्टिंग होती है तो वो नाउन से होती है। इट मीन्स प्रोनाउन जो है वो नाउन के बाद यूज होता है। तो इट मीन्स यहां पर फर्स्ट पार्ट आपका बी होने वाला है, और बी से जिस ऑप्शन की स्टार्टिंग है वो ऑप्शन आपका ये वाला है। तो उसका करेक्ट आंसर आपका, बड़ा सिंपल है यार। 98 को देखिए, इसमें भी आपको अरेंजमेंट करना है। उसने कहा कि ही पुल्ड आउट द लेटर दैट ही हैड रिसीव्ड फ्रॉम हिज ब्रदर। डॉक्टर दास looked a little upset. He went to his desk and unlocked the drawer. Then he laid it on the desk and poured over it. यहां पर गिवन है। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने अरेंज किया है उसी तरीके से आप भी यहां पर इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए कि यहां पर भी आपका प्रोनाउन गिवन है, यहां भी प्रोनाउन गिवन है, और यहां भी प्रोनाउन गिवन है। लेकिन जो बी पार्ट गिवन है उसमें ने डॉक्टर दास गिवन है, इट मीन्स नाउन गिवन है। तो स्टार्टिंग किससे होगी? बी से। ओ माय गॉड, ये भी बी से है, तो बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, बड़ा इजी था है ना। 99 के बारे में बताइए। आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सजेस्टेड, selected the one which best expresses the given sentence in active or passive voice. Omka generously donated money to the orphanage. यहां पर गिवन है, इसका मुझे पैसिव वॉइस बनाना है। तो माय डियर स्टूडेंट, पैसिव वॉइस बनाना बड़ा आसान होता है। सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि अगर एक्टिव के ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वही पैसिव का आपका सब्जेक्ट बनने वाला है ना। तो यहां पर उसने कहा कि डोनेटेड मनी आ गया, है ना। अब आप मुझे बताएंगे कि किसको डोनेट किया? मनी को डोनेट किया। तो इसका मतलब है कि यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? मनी। अब ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो मनी, मनी, डोनेटिंग ऑफ द मनी, ना 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 ना, ये तो होगा नहीं। सेकंड, यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में क्या यूज करेंगे? वाज यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली यहां पर मनी वाज, यही ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इज यूज नहीं हो सकता क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डोनेटिंग ऑफ द मनी, डोनेटिंग ऑफ द मनी, ये भी रॉन्ग है। हियर द करेक्ट आंसर इज। अब आते हैं 100। नो वन रेस्पॉन्डेड टू माई ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, यहां पर गिवन। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि नो वन रेस्पॉन्डेड टू माई ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट यहां पर गिवन है। तो मैं चाहता हूं कि इसका पैसिव वॉइस क्या बनने वाला है, वो आप मुझे बताइए। नो वन रेस्पॉन्डेड टू माई ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा मेरे बच्चे? यहां से शुरू होगा, माई ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। माई ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट यहां पर भी गिवन है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, देन उसके बाद रेस्पॉन्डेड गिवन है तो वाज आएगा, इज नहीं आ सकता। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ओनली। ठीक है, तो देखिए आज हमने फिर से ये सेगमेंट कंप्लीट किया है। और अगर बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में आकर के आप अपने डाउट पूछ सकते हैं ऑफिस में आकर के मुझसे। अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगता है या आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि सर मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप आ सकते हैं और डिटेल में अपनी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो मुझे उम्मीद होती है कि आपको काफी कुछ तो पता ही होगा। इसलिए मैं यहाँ पर मॉक का डिस्कशन तो करता हूँ, लेकिन उतना डिस्कशन करता हूँ जितने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ बहुत डिटेल में हो तो उसके लिए आप हमारे जो प्रैक्टिस सेशन है उसको प्रॉपर तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं एक प्रयास के यूट्यूब चैनल पर।
आप ऑफलाइन क्लासेज में भी आ सकते हैं, और जो आपके एक प्रयास के जो नंबर गिवन है वहां पर भी कॉल करके आप अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ में आज का डिस्कशन यहीं पे ओवर होता है। तो बाय बाय, टेक केयर। फिर नेक्स्ट सीरीज में फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की, और जो मॉक टेस्ट आपका एसएससी। बाय बाय, टेक केयर।